अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। दोहरे कत्ल की एक तफ्तीश सुना रहा हूँ। ये 100% सच्चा वाक़या है जो मेरी सर्विस के दौरान पेश आया। ये क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद की बात है। अगस्त महीना गुजर गया था और सितंबर का आगाज़ था। मैं इन दिनों गुजरात शहर के थाने में बतौर SHO तैनात था। हिंदुओं सिखों के पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत कर जाने की वजह से बेशुमार जगहें खाली हो चुकी थीं। यही वजह थी कि मुझे फौरी तरक्की देकर छोटे थानेदार से बड़ा थानेदार बना दिया गया था। अगरचे ज़्यादातर हिंदू सिख हिंदुस्तान चले गए थे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अभी तक मौजूद थे और इस इंतज़ार में थे कि अपनी ज़मीन जायदाद वगैरह अच्छे दामों फ़रोख्त करके जाएं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंदुओं सिखों को पाकिस्तान में कितना तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। हमारे SP खान उबैदुल्ला खान ने अपने इलाके के हिंदुओं और सिखों को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म जारी कर रखा था। इसके बरक्स सरहद के उस पार से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों के साथ हिंदुओं और सिख बलवाइयों ने जो वहशियाना सलूक किया वो नहायत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। तारीख़ में दुनिया की किसी कौम ने आज़ादी के लिए जान और माल की इतनी बड़ी कुर्बानी पेश नहीं की। मैं यहाँ ऐसे वाक़यात लिखने से एतराज़ करूँगा क्योंकि सफ़ात बड़े कीमती हैं। मुझे इत्तला मिली कि गुजरात के एक महल्ले में एक हिंदू मियाँ बीवी हरिचंद और शांति अभी तक रह रहे हैं। मैंने इनके बारे में मज़ीद तफसील तलब की तो मालूम हुआ कि दोनों मियाँ बीवी अधेड़ उम्र हैं और खासे खुशहाल हैं। इनका खासा बड़ा 2 मंजिला मकान है जिसे वो बेचकर जाना चाहते हैं। ये भी मालूम हुआ कि वो बे औलाद हैं। इन दिनों में बहुत से हिंदुओं सिखों ने ऐसा ही किया था कि बड़े इत्मीनान से अपनी ज़मीनें जायदाद बेचकर रकम वसूल करके हिंदुस्तान चले गए थे। ये हिंदू जोड़ा भी इसी चक्कर में यहाँ रुका हुआ था। SP साहब के आर्डर के मुताबिक इस हिंदू जोड़े की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने इनकी मुस्तकिल निगरानी के लिए एक कांस्टेबल रहमत खान को तैनात कर दिया। एक बहिश्ती की ड्यूटी लगा दी कि वो इनको अपनी पानी फराहम कर दिया करे। इसके अलावा एक भंगी अरोड़ा मसीह सफाई निगरानी का काम करता था। ये तमाम इक़दामात मैंने इस हिंदू जोड़े की हिफाजत की गर्ज से किए थे। कांस्टेबल इनको बाजार से सौदा सरफ ला देता था। वैसे तो इन हिंदुओं को मुसलमानों की तरफ से कोई ख़तरा न था, लेकिन चूँकि ये SP का हुक्म था इसलिए मैंने ये इक़दामात किए थे ताकि कल को कोई नुकसान पहुँच जाए तो मुझसे जवाब तलबी होगी। एक रोज़ कांस्टेबल रहमत खान हस्बे मामूल सुबह सवेरे इस हिंदू जोड़े के मकान पर गया ताकि इनसे ज़रूरियात के बारे में पूछकर बाजार से सौदा ला दे। उसने दरवाज़ा खटखटाया मगर अंदर से कोई जवाब न मिला। उसने बार बार दस्तक दी मगर अंदर से किसी ने दरवाज़ा खोला और न ही कोई आवाज़ आई। जब खासी देर तक अंदर से कोई जवाब ना मिला तो रहमत खान को तशवीश हुई और वो फ़ौरन वापस थाने में आ गया। उसने तमाम सूरत हाल मेरे सामने कह दी। ये सुनकर मुझे भी यकीन हो गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। मैं उसी वक्त एक हेड कांस्टेबल रशीद भट्ट को साथ लेकर हरिचंद के मकान की तरफ चल पड़ा। हेड कांस्टेबल रशीद भट्ट बड़ा ही तजुर्बेकार मुलाजिम था। उसका जहन कुदरती तौर पर तफ्तीशी मामलात में बड़ा तेज़ काम करता था। हरिचंद के मकान पर पहुंचकर मैंने हेड कांस्टेबल रशीद भट्ट से कहा कि वो पूरे ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दे। रशीद भट्ट ने लकड़ी के दरवाजे पर इस अंदाज से दस्तक दी कि इर्द गिर्द के 1-2 घरों के दरवाजे खुल गए और वो लोग पुलिस को देखकर हैरान हो गए। मैंने कांस्टेबल रहमत से कहा कि वो दीवार फांदकर अंदर जाए और दरवाज़ा खोल दे। रशीद भट्ट ने कांस्टेबल को दीवार पर चढ़ने में मदद दी और कांस्टेबल मकान के अंदर उतर गया। चंद लम्हों बाद उसने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। मैं रशीद भट्ट को साथ लेकर अंदर चला गया। मैंने कांस्टेबल रहमत से कहा कि वो दरवाजे पर ही खड़ा रहे और किसी को अंदर ना आने दे और अंदर से कोई बाहर निकलना चाहे तो इसे पकड़ ले। ये 2 मंजिला मकान था। कांस्टेबल रहमत ने बताया था कि नीचे वाला हिस्सा खाली रहता है और दोनों मियाँ बीवी हरिचंद और शांति बालाई मंजिल पर सोते हैं। मैंने फिर भी एहतियातन निचले हिस्से की अच्छी तरह तलाशी ली मगर वहाँ कुछ न था। सिर्फ 2 टूटी फूटी चारपाइयाँ और बेकार सा सामान पड़ा था। गालिबन हरिचंद ने अच्छा और कारआमद सामान बेच दिया होगा।
मकान के बाएं जानिब बरामदा सा बना हुआ था। इस बरामदे के साथ ही एक सीढ़ी ऊपर को जा रही थी। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये मकान बड़ा तंग और घुटनज़दा सा था। हिंदुओं का तर्ज तामीर ही ऐसा है, बिल्कुल हिंदू ज़हनियत की तरह। इसके बरक्स मुसलमानों के मकान खुले, हवादार और कुशादा होते हैं। मैं और रशीद भट्ट सीढ़ी चढ़कर ऊपर चले गए। ऊपर वाला हिस्सा कदरे साफ था। यहाँ 2 कमरे बने हुए थे। एक कमरे में कुछ घरेलू ज़रूरत का सामान था, उसके साथ छोटा सा बर्ची खाना बना हुआ था जिसे हिंदू रसोई कहते हैं। दूसरा कमरा बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। हम जब बेडरूम में दाखिल हुए तो ठिठक के रह गए। दोनों मियाँ बीवी खून में नहाए पड़े थे। खून बह बह कर बिस्तरों पर जम गया था। मैंने करीब जाकर लाशों का मुआयना किया। दोनों के गले कटे हुए थे। कातिल ने तेज धार आले से दोनों को ज़ुबह कर दिया था। इसके अलावा दोनों के जिस्मों पर किसी जख्म या ज़र्ब का निशान नहीं था। गालिबन कातिल ने सोते में इनके गले काट दिए थे। मैंने कमरे के फर्श का मुआयना किया कि शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो तफ्तीश में कारामद साबित हो सके। फर्श पर या बिस्तर पर ऐसी कोई चीज़ नजर न आई। पुख्ता फर्श बिल्कुल साफ था और उस पर किसी किस्म का खुरा तलाश करना नामुमकिन सी बात थी। मैंने कांस्टेबल रहमत को बुलाकर कहा कि वो थाने जाए और मुताल्लिका अमले को साथ ले आए ताकि दोनों लाशों के और मौका वारदात के फोटोग्राफ तैयार किए जाएं। रहमत के जाने के बाद मैंने नक्शा सूरत हाल मुरतब किया। जब लाशों के फोटोग्राफ ले लिए गए तो मैंने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का बंदोबस्त किया। मेरे जहन में ये बात आई कि हरिचंद और शांति दोनों अंदर मरे पड़े थे, तो फिर अंदर से दरवाज़ा किसने बंद किया? यकीनन कातिल ने अंदर से कुंडी लगाई होगी और कत्ल करने के बाद दीवार फांद कर निकल गया होगा। मैंने दीवारों को अंदर की जानिब से गौर से देखना शुरू कर दिया। आखिर एक जगह पर आकर मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। इस जगह पर दीवार पर रगड़ के निशान थे। कातिल इस जगह से दीवार फांद कर भागा था। रगड़ के निशान कातिल के जूतों से लगे थे। मुझे वहां से कोई ऐसी चीज़ न मिली जो इस दोहरे कत्ल का सुराग लगाने में मददगार साबित हो सकती। दोनों मियाँ बीवी बे औलाद थे और अब यहाँ उनका कोई वाली वारिस न था जो उनके कत्ल की पैरवी करता। अभी तक ये भी मालूम न हो सका था कि कत्ल की वजह क्या है। मेरे लिए ये मालूम करना भी मुमकिन नहीं था कि घर से कोई नकदी या जेवर वगैरह गायब है या नहीं। बताने वाले तो दोनों कत्ल हो गए थे। वैसे मेरा अपना ख्याल यही था कि किसी ने इन दोनों को लूटने की गर्ज से कत्ल किया होगा। वैसे मेरा शक एक और तरफ भी जाता था। बाज़ मुसलमान हिंदू सिख गुंडों के हाथों मुसलमान मुहाजिरीन की कत्लो गारत और लूट मार पर बहुत सीख पाते और उनका ख्याल था कि यहाँ से जाने वाले हिंदुओं को भी लूट कर कत्ल कर देना चाहिए। वो दोहरे कत्ल की इस वारदात में हो सकता था कि किसी जज्बाती मुसलमान का हाथ हो। बहरहाल मैंने मकान को ताला लगाकर सरबा मोहर करा दिया और कांस्टेबल रहमत की ड्यूटी लगा दी। चूँकि इस केस का कोई मुद्दई न था, इसलिए मैंने अज़खुद कार्रवाई करते हुए नामालूम कातिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। इस केस की मुद्दई अब पुलिस खुद थी। ये दोहरा कत्ल मेरे लिए दरअसल बनने वाला था। ऐसे अंधे कत्ल की तफ्तीश खासी मुश्किल होती है। मैंने हरिचंद के हमसायों और महल्लेदारों से पूछगछ की और हरिचंद के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। मैं सबसे यही पूछता था कि हरिचंद की किसी से दुश्मनी थी या गुज़िश्ता दिनों किसी के साथ उसका लड़ाई झगड़ा हुआ हो, मगर मुझे तकरीबन सब ने यही बताया कि हरिचंद बुज़दिल किस्म का हिंदू था और वो इस काबिल नहीं था कि किसी से दुश्मनी मोल ले सके। कोई झगड़े की बजाय वो दबकर रहता था। मैं अंधेरे में टामक टोलियाँ मार रहा था। कहीं रोशनी की किरण भी नजर नहीं आ रही थी। मैं थाने में बैठा कयास के घोड़े दौड़ाने लगा। मैंने बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये किसी जुराइम पेशा वारदातिये का काम है। सबको ये बात मालूम थी कि हरिचंद के पास खासा माल है और उसने अपने घर का सामान भी औने पौने बेचकर रकम वसूल की है। उसका आगे पीछे भी कोई नहीं था। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जाए कि वो किसी भी पेशेवर आदमी के लिए तरगीब का बाइस और आसान शिकार था। मैं अपने इलाके के जुराइम पेशा लोगों से वाकिफ़ था। इनका मुकम्मल रिकॉर्ड था जो कि मौजूद था और इनका किसी न किसी वारदात के सिलसिले में थाने आना जाना लगा ही रहता था। इनमें 2-3 जेब तराश और उठाई गिरे किस्म के मुजरिम थे। 2 चर्स वगैरह बेचते थे। इसके अलावा 2-3 शौकिया बदमाश बने हुए थे और इनको शरीफ लोगों पर टहका जमाने का शौक था। मैंने इन सबको नज़रअंदाज कर दिया।
और इन लोगों को बुलाने का फैसला किया जो चोरी, डकैती और नकबजनी की वारदातों में माहिर थे। ये 3 आदमी थे। मैंने एक कांस्टेबल से कहा कि वो इन तीनों से कहे कि थाने हाजिर हो जाएं। किसी भी इलाके में कोई वारदात हो जाए तो इस इलाके का थानेदार थाने का रिकॉर्ड पर मौजूद मुश्तबा लोगों के लिए अजाब बन जाता है। इन जुर्म पेशा लोगों के साथ तफ्तीश करने का अंदाज भी ज़रा दूसरी किस्म का होता है। बेदरेक गालियों और छित्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन आधे घंटे बाद वो कांस्टेबल तीनों आदि मुजरिमों को साथ लेकर आ गया था। तीनों को मेरे सामने लाया गया तो मैं खोजने वाली नज़रों से इनके चेहरों पर देखने लगा। मैं जो बात नोट करना चाहता था वो ये थी कि इनमें से कौन ऐसा है जो घबराया हुआ है, लेकिन मुझे इस सिलसिले में मायूसी हुई। तीनों पुख्ताकार जुराइम पेशा थे और शक्लें ऐसी बनाई हुई थी जैसे 5 वक्त के नमाजी हों। मेरी बात गौर से सुनो। मैंने ये बैत की छड़ी मेज पर मारते हुए कहा। हरिचंद वाली वारदात जिसकी है वो खुद ही बक दे, वरना मैं खाल उतार दूंगा। अगर खुद बता दोगे तो फ़ायदे में रहोगे। वो तीनों अल्लाह रसूल की कस्में खाने लगे कि ये वारदात उन्होंने नहीं की। मैं इनकी कस्मों पर एतबार नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे मालूम था कि ये लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानेंगे। मैंने हेड कांस्टेबल रशीद भट्ट को बुलाकर कहा कि वो इन तीनों को ले जाए और इनकी ज़बान खुलवाए। रशीद भट्ट जानता था कि उसे क्या करना है। ज़रा देर बाद ही इनकी चीखों पुकार से थाना गूंजने लगा। इसी असना में दोनों मकतूलीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इसमें लिखा था कि कत्ल को अंदाज़न 2 घंटे गुजर चुके थे। दोनों के मैदों में गैर हजम शुदा ग़िज़ा पाई गई थी। तेज़ धार आले से शहरक काटी गई थी। मौत का बायस ज़्यादा खून बह लिखा गया था। हरिचंद और शांति की लाशें वापस आ गई थीं और ये मेरे लिए एक और मसला पैदा हो गया था। दोनों लाशें चूँकि हिंदुओं की थीं, इसलिए हिंदू धर्म के मुताबिक इनकी चिता तैयार करके जलाया जाना ज़रूरी था। यह भी मेरी सरकारी ड्यूटी में शामिल था। मैंने अपने इलाके में इधर उधर पता कराया कि कहीं कोई हिंदू रहते हों तो इनके ज़िम्मे ये काम लगाया जाए, लेकिन कोई भी हिंदू न मिला। ये नई परेशानी पैदा हो गई थी। लाशों से ताफुन उठने लगा था। बड़ी भाग दौड़ के बाद एक आदमी से पता चला कि गुजरात के मज़ाफ़ात में एक हिंदू कबीला रहता है। मैंने 2 बावर्दी कांस्टेबल भेजकर इस कबीले के सरदार को इसी वक्त बुलवा लिया और उसे दोनों हिंदुओं की लाशों के मुतालिक बताया। सरदार खुशी से ये काम करने पर तैयार हो गया। मैंने दोनों लाशें उसके हवाले करके अपनी जान छुड़ाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इधर से फारिग होने के बाद मैंने इन तीनों जुर्म पेशा मुलजिमों के मुतालिक पता करवाया कि उन्होंने कुछ बताया है या नहीं, तो मुझे बताया गया कि इतनी ज़्यादा मार खाने और अजियत बर्दाश्त करने के बावजूद इनमें से कोई भी इस वारदात को इकबाल करने को तैयार नहीं। मैंने रशीद भट्ट से कहा कि इनको मेरे सामने ले आए। इन तीनों को मेरे सामने लाया गया। तीनों का बुरा हाल था। अब भी वक्त है, मैंने इनसे कहा, इकबाली हो जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे। आप माई बाप हैं हुजूर। एक ने हाथ जोड़कर कहा। जो जुर्म हमने किया ही नहीं उसका इकरार क्यों कर लें? बेशक आप मार मार कर हलाक कर दें, लेकिन हम किसी और के जुर्म को अपने खाते में नहीं डालेंगे। इसकी बातों में मुझे सच्चाई महसूस हो रही थी, फिर भी मैं इतनी आसानी से इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं था। मैंने इन तीनों से बेशुमार सवालात किए, घुमा फिरा कर एक ही बात मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछी, लेकिन मुझे इनसे कुछ भी हासिल न हुआ। मैं अभी इनके साथ मगजमारी कर ही रहा था कि एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि एक मोअज़्ज़िज़ आदमी मुझसे मिलना चाहता है। कांस्टेबल ने यह भी बताया कि वो इस दोहरे कत्ल के बारे में कुछ बताना चाहता है। मैंने आदमी को बुलवा लिया। इस दोहरे कत्ल की तफ्तीश के लिए मैं छोटी से छोटी बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद एक मोअज़्ज़िज़ सूरत अधेड़ुमा शख्स अंदर आया और बड़े इत्तेफाक से मेरे साथ हाथ मिलाया। मैं इसको पहचान गया। वो इस इलाके का मालदार आदमी था और समाजी कामों के सिलसिले में उसकी शोहरत भी थी। उसका नाम अय्यूब था। अच्छा आदमी था, बस इसमें एक ही खराबी थी कि शोबाजी बहुत करता था, लेकिन उसकी समाजी खिदमत को देखते हुए इसकी शोबाजी गवारा की जा सकती थी। अय्यूब ने मुझे एक और ही बात सुना दी। उसकी इत्तला से इस वारदात में एक नया मुश्तबा मेरे सामने आ गया। बस एक बात का ख्याल रखें, अय्यूब ने मुझसे कहा, जो कुछ मैंने आपको बताया है किसी को पता न चले कि मैंने आपको बताया है।
खामखा दुश्मनी पैदा हो जाएगी। अय्यूब ने मुझे जो बात बताई थी वो मुख्तसरन इस तरह थी कि मकतूल हरिचंद भी दूसरे हिंदुओं की तरह लोगों को सूद पर पैसे देने का काम करता था और उसने अपने सूद दर सूद जाल में कई लोगों को फंसा रखा था। हरिचंद से सूद पर रकम लेने वालों में इस इलाके का एक सुनार भी शामिल था, उसका नाम यूसुफ था। अय्यूब ने बताया कि यूसुफ ने हरिचंद से खासी बड़ी रकम सूद पर कर्ज ले रखी है। इस रकम का वो सूद अदा करता रहा था, लेकिन असल रकम उसने अदा नहीं की थी। कई बार हरिचंद और यूसुफ का इस वजह से झगड़ा भी हुआ था। यूसुफ ने हरिचंद को कत्ल की धमकी दी थी। अय्यूब ने जो रकम बताई थी वो 3-4 हज़ार के लगभग थी। ये उस ज़माने के हिसाब से अच्छी खासी रकम थी। अय्यूब का ख्याल था कि हो सकता है यूसुफ ने मौका पाकर हरिचंद और उसकी घरवाली शांति को कत्ल कर दिया हो ताकि असल रकम न देनी पड़े। इस ज़माने में ये रकम इतनी ज़्यादा थी कि इसकी खातिर कत्ल किया और कत्ल हुआ जा सकता था। मेरे ख्याल में यूसुफ सुनार के पास हरिचंद को कत्ल करने की वजह मौजूद थी और अब वो मेरा मुश्तबा नंबर 1 था। मैंने इस पहलू से भी सोचा कि हो सकता है अय्यूब की ज़ाती तौर पर यूसुफ सुनार के साथ कोई रंजिश हो और उसने यूसुफ को फंसवाने के लिए उसके बारे में मुझे इत्तला दी हो। मैंने सोच लिया कि सिर्फ यूसुफ के कहने पर ही यूसुफ सुनार को गिरफ्तार नहीं करूँगा, अलबत्ता इसे तफ्तीश की चक्की में ज़रूर डालूँगा। अगर वो मशकूक साबित हुआ तो गिरफ्तार भी कर लूँगा। मैंने यूसुफ सुनार को थाने बुलवाने के लिए एक कांस्टेबल को भेज दिया। यूसुफ की ज्वेलरी की दुकान थाने से ज़्यादा फासले पर नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद वो कांस्टेबल के साथ आ गया। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नहीं थे क्योंकि इन लोगों का अक्सर पुलिस थाने के साथ वास्ता पड़ता रहता था। अगर इलाके में कहीं चोरी या डकैती की वारदात हो जाती और इसमें जेवरात वगैरह भी चले जाते तो तमाम सुनारों को इत्तला दे दी जाती और चोरी होने वाले जेवरात के मुतालिक तफसीलन बता दिया जाता था कि ये इस किस्म के जेवरात कोई फ़रोख्त करने आए तो फ़ौरन थाने को इत्तला कर दें। यूसुफ सुनार तकरीबन 50 साल उम्र का सुर्ख व सफ़ेद सेहतमंद आदमी था। उसने माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया। मैंने कांस्टेबल को बाहर भेज दिया और यूसुफ को बैठने को कहा। वो बैठ गया तो मैंने उसके साथ इधर उधर की चंद बातें करने के बाद पूछा कि वो हरिचंद को जानता है। उसने इकरार में सर हिलाया। सुना है वो लोगों को सूद पर पैसे देता था। मैंने सरसरी अंदाज में कहा। हाँ सरकार, उसने कहा, वो सूद का काम करता था। तुम्हें मालूम है कि हरिचंद कत्ल हो गया है? मैंने पूछा। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है, यूसुफ ने कहा। पूरे गुजरात में इस दोहरे कत्ल का चर्चा है। तुमने भी तो इससे सूद पर रकम ली हुई थी, मैंने कहा, और इस सिलसिले में तुम्हारा इससे कई बार झगड़ा भी हुआ था। ये बात सच है आगा साहब, उसने कुछ परेशान होकर कहा, और तुमने उसे कत्ल की धमकी भी दी थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। अचानक उसका रंग उड़ गया और चेहरे से घबराहट जाहिर होने लगी। गालिबन वो ये बात समझ गया था कि मैं ढके छुपे लफ्ज़ों में इस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। वो हकलाकर बोला, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मैंने हरिचंद को इससे आगे इससे बोला नहीं गया? और उसके होंठ महज हिल कर रह गए, आवाज़ न निकली। हाँ, मैंने कहा, तुम ठीक समझे हो मगर मैं इसे क्यों कत्ल करने लगा? उसने हवास मुजतमे करके कहा। मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं थी। 3-4 हज़ार अच्छी खासी रकम होती है, मैंने कहा। इतनी रकम की खातिर कत्ल हो सकता है? तुमने ये रकम बचाने के लिए हरिचंद को खुद कत्ल कर दिया या किसी से करवाया था? मुझ पर यह इल्ज़ाम गलत है जनाब, अचानक यूसुफ ने जानदार आवाज़ में कहा। मैंने हरिचंद को सारी रकम वापस कर दी थी। मेरे पास हरिचंद के हाथ की लिखी हुई वसूली की तहरीर भी मौजूद है और 2 गवाह भी ऐसे हैं जिनके सामने मैंने रकम वापस की थी। यूसुफ ने मुझे इन 2 आदमियों के नाम भी बता दिए जिनके सामने उसने हरिचंद की रकम वापस की थी। तहरीर के बारे में उसने बताया कि वो दुकान पर सेफ में रखी है। मैंने एक कांस्टेबल के साथ उसे भेजा कि वो तहरीर ले आए और दोनों आदमियों को भी ले आए जिनको वो गवाह बता रहा था। मैंने कांस्टेबल को समझा दिया था कि वो यूसुफ को किसी से फालतू बात करने का मौका न दे और ना ही तन्हा छोड़े। कांस्टेबल यूसुफ को लेकर चला गया तो मैं एक बार फिर मायूसी का शिकार हो गया। इससे पहले यूसुफ के खिलाफ पुख्ता शक था और उसकी माकूल वजह भी मौजूद थी। अब अगर यूसुफ सच कह रहा था तो और वो तहरीर और गवाह भी पेश कर देता तो फिर इसका नाम मुश्तबा अफराद की फहरिस्त से निकालना पड़ता। करीबन 1 घंटे बाद यूसुफ और कांस्टेबल वापस आ गए।
ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ یوسف نے بتایا کہ یہ وہ گواہ ہیں جن کے سامنے اس نے ہری چند کو رقم دی تھی۔ پھر اس نے وہ تحریر بھی مجھے دکھائی۔ اس میں ہری چند نے اپنے رقم کی وصولی کے بارے میں لکھا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ سود معاف کر کے صرف اصل رقم لے رکھا ہے۔ نیچے ہری چند کے دستخط تھے اور گواہوں کے طور پر دونوں اشخاص کے دستخط بھی تھے۔ میں نے دونوں گواہوں کا بیان بھی لیا جو یوسف کے بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے یوسف کو جانے کی اجازت دے دی۔ میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ یوسف کے بے گناہ ثابت ہو جانے کے بعد میں پھر وہیں پر واپس آ گیا جہاں سے چلا تھا۔ اس وقت پیر فردوس شاہ مرحوم DSP تھے اور خان عبید اللہ خان SP تھے۔ دونوں افسران اس کیس میں دلچسپی لے رہے تھے اور تفتیش کی نگرانی کر رہے تھے۔ مجھے اپنی ہر کارروائی کی رپورٹ دونوں افسران کو دینی پڑتی تھی۔ میں نے اس دن مزید کوئی کارروائی کرنے کی بجائے اگلے دن تازہ دم ہو کر اس کیس پر نئے سرے سے غور کرنے کا فیصلہ کر لیا اور تھانے آ گیا۔ دوسرے دن میں تھانے پہنچا تو بالکل تازہ دم تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس کیس کی تفتیش جلد بازی میں کی ہے اور کوئی اہم کام بھول گیا ہوں۔ میں نے اطمینان سے بیٹھ کر نئے سرے سے اب تک کی کارروائی پر غور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے تمام حالات و واقعات پر غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں بالکل سامنے کی بات کو نظر انداز کر گیا ہوں۔ یہ میری لاپرواہی یا کوتاہی تھی۔ غلطی یہ ہوئی تھی کہ مجھے سب سے پہلے ہری چند کے گھر پر تعینات اپنے کانسٹیبل، وہاں پانی بھرنے والے بھشتی اور صفائی کرنے والے بھنگی کو شامل تفتیش کرنا چاہیے تھا۔ میں نے فوری طور پر ہری چند کے مکان پر ڈیوٹی دینے والے کانسٹیبل رحمت کو، بھشتی نذیر کو اور بھنگی اروڑہ مسیح کو طلب کر لیا۔ کانسٹیبل تو تھانے میں ہی موجود تھا جبکہ باقی دونوں افراد کو بلوانے کے لیے میں نے تھانے کے بندے بھیج دیے تھے۔ سب سے پہلے میں نے رحمت سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے بتایا کہ وہ وقوع والی رات پہلے وہاں ڈیوٹی پر موجود رہا تھا اور اس نے کسی مشکوک آدمی کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ رات کو جب وہ وہاں سے آیا تو دونوں میاں بیوی زندہ سلامت تھے۔ صبح اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر پتہ کرنا چاہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ لا دے۔ جب بار بار کھٹکھٹانے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو وہ تھانے آ گیا۔ میں نے اس کانسٹیبل سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھیں مگر کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اتنے میں وہ بھشتی بھی آ گیا جو ہری چند کے گھر میں صبح و شام پانی بھرتا تھا۔ اس کی بہت بری حالت تھی۔ تھانے کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ویسے بھی پولیس کا بڑا رعب اور دبدبہ ہوتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے خدشہ ہوا کہ یہ کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کیں تو اس کی حالت کچھ سنبھلی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جس شخص کی تھانے کے اندر آ کر یہ حالت ہوئی ہے وہ دوہرے قتل جیسا بھیانک جرم کیسے کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے اپنے مطلب کی باتیں اس سے پوچھیں اور میری توقع کے عین مطابق اس سے مجھے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اب مجھے اروڑہ مسیح کا انتظار تھا۔ اس کو جو کانسٹیبل لینے کے لیے گیا تھا وہ اکیلا ہی واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اروڑہ مسیح گھر پر نہیں ہے اور اس کے باپ نے بتایا ہے کہ وہ گجرات سے باہر کہیں گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے اروڑہ مسیح پر شک ہو گیا کہ یہ واردات اس نے کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھر سے بلکہ شہر سے ہی غائب ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اروڑہ مسیح کے باپ کو تھانے لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عیسائی کو لے آیا۔ وہ اروڑہ مسیح کا باپ تھا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے سرکار، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ہم خود بہت پریشان ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ کبھی اس طرح گھر سے گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں سرکار، اس نے کہا، اس نے پہلے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ تم بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے سوال کے جواب میں وہ کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مجھے شک گزرا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کب سے گھر سے غائب ہے؟ اس کے جواب میں اس نے مجھے جو دن بتایا وہ واردات والی رات سے اگلا دن تھا۔ میں نے اروڑہ مسیح کے باپ کو بہت کوریدا، طرح طرح سے سوالات کیے، ڈرایا دھمکایا لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہ بتا سکا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جوں ہی اس کا بیٹا گھر آئے وہ اسے تھانے میں پیش کرے یا تھانے آ کر اطلاع دے۔ وہ چلا گیا تو میں نے اپنے تجربہ کار ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ کو بلا لیا اور ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ رشید کا ذہن تفتیشی معاملات میں بڑا زرخیز تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا
کہ اروڑہ مسیح کے گھر کی ڈاک کو سینسر کیا جائے، وہ جہاں کہیں بھی ہے اپنے گھر خط ضرور لکھوائے گا۔ مجھے رشید کا یہ مشورہ پسند آیا اور میں نے اروڑہ مسیح کے گھر کی ڈاک سینسر کرنے کا حکم دے دیا اور انتظام کرا دیا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک سادہ لباس کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اروڑہ مسیح کے گھر پر نظر رکھے اور اگر اروڑہ گھر والوں سے ملنے آئے تو تھانے اطلاع کرے۔ ان اقدامات کے بعد میں نے اروڑہ مسیح کے دوستوں کا پتہ کرایا اور ان سے بھی اروڑہ کے متعلق پوچھا، مگر کسی سے کچھ کہہ کر نہیں گیا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ان دنوں پاکستان بھارت کے درمیان ہندو مسلم رابطہ کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ ہری چند اور شانتی کے قتل کی اطلاع اس کمیٹی کو دے دی گئی تھی۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ یہ واردات مسلمانوں کا کام ہے۔ اس کیس کی تفتیش کے متعلق اس کمیٹی کو بھی آگاہ کیا جاتا تھا۔ اروڑہ مسیح کے سامنے آ جانے کی وجہ سے میں بہت خوش تھا کہ اب مسلمانوں پر سے الزام ہٹ گیا ہے۔ دوران تفتیش ہری چند کی ہمسایہ عورتوں سے معلوم ہوا کہ ہری چند کی گھر والی شانتی کے پاس زیورات بھی تھے اور ان لوگوں کے پاس اچھی خاصی نقد رقم بھی تھی اور وہ ہندوستان جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہری چند کے گھر کی تلاشی کے دوران یہ رقم اور زیور کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اب یہ بات صاف تھی کہ ہری چند اور شانتی کو اس رقم اور زیور کی خاطر قتل کیا گیا تھا۔ آخر تیسرے چوتھے دن اروڑہ مسیح کے باپ کے نام ایک خط آ ہی گیا۔ بھیجنے والے کے نام کی جگہ اروڑہ مسیح کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے خط کھول کر پڑھا تو ہر بات صاف ہو گئی۔ اس میں لکھا تھا، آپ لوگ ضرور میری اچانک گمشدگی کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ بالکل فکر نہ کریں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور کراچی میں ایک دوست کے پاس رہ رہا ہوں۔ اگر کوئی بھی میرے متعلق پوچھے تو ہرگز نہ بتائیں۔ اگر پولیس والے پوچھیں تو گھبرانا نہیں اور لا علمی کا اظہار کر دینا۔ جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں آ جاؤں گا۔ پولیس جو بھی کارروائی کرے اس کی تفصیل مجھے بتاتے رہیں۔ آخر میں اس نے کراچی کا پتہ لکھا تھا۔ میں نے فوری طور پر ملزم اروڑہ کو گرفتار کرنے کے لیے کراچی سے گجرات لانے کا انتظام کیا۔ میں نے کراچی پہنچ کر قانونی طریقہ کار کے مطابق اس علاقے کے تھانے دار سے رابطہ کیا اور کیس کی تفصیل بتائی۔ اس تھانے دار نے خود میرے ساتھ جا کر اروڑہ مسیح کو گرفتار کر کے میرے حوالے کر دیا۔ میں اروڑہ مسیح کو لے کر گجرات آ گیا اور تفتیش شروع کر دی۔ پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہا تھا، مگر جب میں نے اس کا خط اسے دکھایا تو وہ مزید انکار نہ کر سکا۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا جو میں نے تحریر کر کے اس سے دستخط کرا لیے اور انگوٹھا بھی لگوا لیا۔ اس کا اقبالی بیان مختصراً پیش کر رہا ہوں۔ واردات سے ایک روز قبل اروڑہ مسیح صفائی وغیرہ کے لیے ہری چند کے گھر گیا تھا۔ چونکہ ہری چند اور اس کی بیوی اوپر والے حصے میں رہتے تھے اس لیے اروڑہ مسیح اوپر جا کر صفائی کرتا تھا۔ وہ اوپر گیا تو اس نے دیکھا کہ ہری چند اور شانتی بیٹھے کچھ بات کر رہے تھے اور ہری چند کے ہاتھ میں ڈھیر سارے نوٹ تھے۔ اتنی زیادہ رقم دیکھ کر اروڑہ کی نیت بدل گئی۔ اس نے اپنے دماغ میں یہ رقم حاصل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اروڑہ مسیح صحت مند نوجوان تھا اور ہری اور شانتی دونوں ادھیڑ عمر اور کمزور تھے۔ ویسے بھی وہ لاوارث تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اروڑہ مسیح کو ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ آدھی رات کو دیوار پھاند کر ان کے گھر کے اندر چلا گیا۔ اسے اندر سے سارے گھر کی متعلق معلومات تھیں۔ وہ سیدھا ہری چند کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس نے اپنے لباس میں ایک لمبے پھل والا چاقو چھپا رکھا تھا۔ دونوں میاں بیوی گہری نیند سو رہے تھے۔ اروڑہ مسیح ادھر ادھر رقم تلاش کرنے لگا۔ اس کی بے احتیاطی سے ہلکا سا کھٹکا ہوا اور ہری چند کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اروڑہ کو حیرت سے دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اروڑہ نے لپک کر بڑی سختی سے اس کے منہ پر پیچھے سے ہاتھ رکھ کر دبا لیا اور دوسرے ہاتھ سے چاقو نکال کر اس کی شہرک کاٹ دی۔ ہری چند کے بعد اس نے سوتی ہوئی شانتی کو بھی ذبح کر دیا۔ ان دونوں کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ اس کے بعد اس نے اطمینان سے تلاشی لے کر رقم تلاش کر لی۔ اس رقم کے ساتھ ہی زیورات بھی تھے۔ دونوں چیزیں لے کر وہ دیوار پھاند کر وہاں سے نکل آیا۔ اس نے گھر آ کر چاقو کو دھو کر اپنے کپڑوں کے درمیان رکھ دیا۔ زیور کو بھی اس نے گھر میں چھپا دیا اور خود صبح سویرے رقم لے کر کراچی چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب یہ معاملہ دب جائے گا تو وہ واپس آ جائے گا۔ میں نے سے رقم برآمد کر لی اور آلۂ قتل اور زیورات کی برآمدگی کے لیے اس کو ساتھ لے جا کر گواہوں کی موجودگی میں دونوں چیزیں برآمد کر لیں۔ میں نے بڑی محنت سے کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا، جہاں سے اروڑہ مسیح کو 10 سال سزائے قید بامشقت سنا دی گئی۔